नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 4 अक्टूबर के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए एक-एक करके चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1671 में सराय घाट का युद्ध, बैटल ऑफ सराय घाट, किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और बर्मी साम्राज्य के बीच, बख्तियार खिलजी और कामता साम्राज्य के बीच, पूर्वोत्तर में कुकी और अंग्रेज के बीच, या असम के अहोम और मुगलों के बीच? तो यहां पर ये जो उत्तर है, असम के अहोम और मुगलों के बीच। तो यह द हिंदू में आया हुआ है खबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सराय घाट का जो युद्ध है, यह 1671 में मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य, जिसमें लाचित बरफुकन के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर सराय घाट यानी गुवाहाटी असम में लड़ा गया था। हालांकि कमजोर अहोम सेना ने बेहतर रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध से मुगल सेना को हरा दिया था। तो इस तरह से सराय घाट को नदी में लड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई के रूप में माना जाता है, जिसमें मुगल सेना की हार और अहोम सेना की जीत हुई थी। तो यह लाचित बरफुकन जो थे, इनका जन्म 1622 में हुआ था और 1671 में हुए सराय घाट के युद्ध में अपनी सेना को प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया था, जिसमें मुगल सेना का असम पर कब्जा करने का प्रयास विफल हो गया था। तो इस तरह से इनके नाम से स्वर्ण पदक भी दिया जाता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को, और इनका निधन 1672 में हुआ था। इन्हें उत्तर पूर्व का इन्हें शिवाजी कहा जाता था। थोड़ा सा आइए मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं अहोम किंगडम कहाँ कहाँ था। ये देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ऊपर से ये सहायक नदियां हैं, सुबनसिरी है, रिवर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मानस रिवर है, संकोच है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, धनसिरी है, कापिली है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है यह अहोम किंगडम के अंतर्गत आता था। तो मानचित्र के हिसाब से देखेंगे तो और आसान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। टाइगर रिजर्व दिया गया है और राज्य। तो इंद्रावती नाम की नदी भी बहती है छत्तीसगढ़ में। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती पर ही भारत का सबसे आयतन के आधार पर कह सकते हैं चित्रकोट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, इसी पर अवस्थित है और यह छत्तीसगढ़ में एकदम सही है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यह बिहार में अवस्थित है। कंवल तेलंगाना में है। मुदुमुलाई तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में अवस्थित है, जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल का त्रिजंक्शन बनाता है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, यह चारों कथन यानी डी उत्तर होगा। मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी है। तो यह जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, यही 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के त्रिजंक्शन पर स्थित है और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ऊटी सुना होगा, बहुत ही पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यह जो टाइगर रिजर्व है नीलगिरी, जो बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी को ही घोषित किया गया था, तो उसी का पार्ट के तहत कह सकते हैं। और यह पश्चिम में वायनाड अभ्यारण्य यानी केरल, और उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, दक्षिण पूर्व में नीलगिरी उत्तर प्रभाग और दक्षिण पश्चिम में गुडालूर वन प्रभाग है। तो इस तरह से इस मोयर नदी इस टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। मुदुमुलाई तथा बांदीपुर अभ्यारण्य के बीच प्राकृतिक विभाजन रेखा का भी निर्माण करती है। थोड़ा सा मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये बांदीपुर देख रहे हैं, यहाँ नेशनल पार्क है, ये मुदुमुलाई है और इधर जो है यह केरल। तो ये तीनों का त्रिजंक्शन है। और अच्छे से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुदुमुलाई पश्चिम में क्या है? वायनाड, इधर बांदीपुर है, दक्षिण में नीलगिरी नॉर्थ डिवीजन प्रभाग है। तो इस तरह से यह द हिंदू में आई हुई खबर है। अब बढ़ते हैं, चोल शासन के दौरान कुदावोलाई निर्दिष्ट करता है भू राजस्व प्रणाली को, प्रशासनिक प्रभाग को, सैन्य प्रतिष्ठान को या सदस्यों के चुनाव के लिए प्रणाली। तो यहां पर यह सदस्यों के चुनाव के लिए प्रणाली है। तो यह द हिंदू में आई हुई खबर है। तो इस तरह से चोल अभिलेख में वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने चोल साम्राज्य से तुलना की है, क्योंकि वहां पर पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो यह दक्षिण भारत में चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। तो चोल प्रशासन व्यवस्था की एक जटिल नौकरशाही पर आधारित थी और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था। तो उसी से यह तुलना मंत्री जी
कर रहे थे। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा विकसित दुनिया के सबसे गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है और यह श्रीलंका के उत्तर पूर्वी तट पर है। तो इन उपरोक्त कथन में से सर्वोत्तम वर्णन किसका कर रहा है? ये मतलब किसका सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है? ओलूविल हार्बर का, गाले बंदरगाह का, कोलंबो बंदरगाह का या ट्रेंकोमाली हार्बर का? तो यहां पर उत्तर होगा ट्रेंकोमाली बंदरगाह या हार्बर का। तो यह द हिंदू में आई है। श्रृंगला विजिट्स ट्रेंकोमाली ऑयल टैंक फार्म। हमारे देश के यह विदेश सचिव हैं फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इस समय वह श्रीलंका में 4 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं। तो यह देख सकते हैं ट्रेंकोमाली बंदरगाह मानचित्र में थोड़ा और आसान हो जाएगा, यहाँ पर अवस्थित है। इसी तरह से पोर्ट ऑफ हम्बन टोटा, यहाँ पर चीन ने अपना बेस बना लिया है। तो इस तरह से पोर्ट ऑफ गाले है, पोर्ट ऑफ कोलंबो है, ये अलुविल हार्बर इसमें बताया। तो इसको अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण भी लगाने को आ जाए या ईस्ट टू वेस्ट लगाने को आ जाए तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ऊपर पॉइंट पेड्रो है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो है यह कह सकते हैं कि ट्रेंकोमाली द्वितीय विश्व युद्ध के समय के तेल भंडारण संयंत्र का दौरा किया विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने और 2003 से ही भारत इसके साथ कार्य कर रहा है। 35 वर्षों की अवधि के लिए 99 टैंकों को पट्टे पर देने का अधिकार है। तो ट्रेंकोमाली बंदरगाह दुनिया के सबसे गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इसे विकसित किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा पड़ोसी मुल्क भी है। चीन भी यहाँ पर लगातार अपनी आमदरफ्त बनाए हुआ है। ऐसे में भारत को भी लगातार श्रीलंका से संपर्क में रहना होगा। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आया हुआ प्रश्न है 2015 में, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? यानी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत या सदन का 2/3 बहुमत या सदनों का पूर्ण बहुमत। तो यहाँ पर देखिए बात आ रही है कि संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत यह बुलाई जाती है। राष्ट्रपति इसे बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है और लोकसभा स्पीकर अगर अनुपस्थित होता है तो डिप्टी स्पीकर करता है। अगर डिप्टी स्पीकर जो है अनुपस्थित होता है तो राज्यसभा का उपसभापति, ध्यान रखिएगा सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। तो इस तरह से इसमें जो उत्तर होगा वह उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत के आधार पर कर सकता है। तो ए उत्तर होगा। तो यहां पर दोनों सदनों का आप देख सकते हैं अभी तक 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं और दोनों की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा स्पीकर करता है। और इसमें अगर दोनों का बराबर मत हो जाता है तो ऐसे में कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत देने की पारी आती है, तो जो अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। भूस्खलन बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली। तो NGRI प्रपोजेस लैंडस्लिप फ्लड वार्निंग सिस्टम। NGRI यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और CSIR यानी द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज लॉन्च्ड एन एनवायरमेंटल सिस्मोलॉजी ग्रुप टू डेवलप ए लैंडस्लाइड एंड फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम। यानी जो है पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए एक समूह पर कार्य कर रहा है और यह खबर आई है द हिंदू में। तो यहां पर 2 शब्द आए हैं, लैंडस्लाइडिंग और बाढ़। तो यह दोनों जो शब्दावलियां हैं भूस्खलन और बाढ़, तो यह इसको आप GS के 4th पेपर में भी देख सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत यह दोनों आपदाएं हैं। तो भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण चट्टानों, मिट्टी आदि के अपने स्थान से नीचे की ओर सरकने के कारण घटित होती है। और इसके भूस्खलन के कारण क्या है? पहला कारण दे रहा है भारी वर्षा, यानी भूस्खलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। आप लोग देखते होंगे कि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में जब वर्षा होती है तो भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण कारण है स्थानांतरणशील खेती। यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में अगर बात किया जाए तो यहाँ झूम कृषि की जाती है आदिम जातियों के द्वारा। तो यह भूस्खलनों की संख्या और बारंबारता में वृद्धि हुई है इस स्थानांतरणशील खेती के कारण। निर्वनीकरण, जंगलों को अगर काट देंगे तो मृदा अपरदन होगा। इसी तरह से निर्माण कार्य, मकान, अन्य भवन निर्माण, सड़कों का निर्माण, यह सब भी कारण होते हैं। और इसी तरह से भूकंप और ज्वालामुखी भी
कारण है। चूंकि भूकंप हिमालयी क्षेत्रों का एक सामान्य लक्षण है, तो कंपन पहाड़ों और चट्टानों को अस्थिर कर देते हैं और चट्टानें नीचे की ओर लुढ़कती हैं। इसी तरह से ज्वालामुखी विस्फोट भी पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का कारण बन जाते हैं। जैसे भूस्खलन, यहाँ से आप देखते हैं लावा निकलता है, यह ज्वालामुखी, इसे क्रेटर कहते हैं, और बड़ा मुख हो जाता है तो इसे काल्डेरा कहा जाता है। और इस तरह से भूस्खलन के परिणाम क्या होंगे, तो अल्पकालिक प्रभाव भी होता है और दीर्घकालिक प्रभाव दोनों पड़ता है। तो अल्पकालिक प्रभाव में जैसे क्या होता है, रोड जाम हो जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान हो जाता है, सड़क मार्ग अवरुद्धित हो जाता है, रेल पटरियां टूट जाती हैं, भूस्खलन के कारण नदी मार्गों के परिवर्तन से बाढ़ आ जाती है, जान माल की क्षति होती है। और दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, यानी भूदृश्य जो लैंडस्केप है उसके परिवर्तन से इसमें जो है स्थायी हो सकते हैं, यानी कृषि योग्य भूमि की हानि, मृदा व अपर्दन की क्षति के रूप में पर्यावरणीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद जनसंख्या का यहाँ से विस्थापन हो जाता है, आदिवासी आबादी और प्रतिष्ठानों का स्थान परिवर्तन हो जाता है, जल के स्रोतों का सूखना, तो ये सब प्रभाव के अंतर्गत आता है। इसके रोकने के लिए तो भूस्खलन प्रभावित व संभावित क्षेत्रों में सड़क व बांध निर्माण कार्यों को रोक, स्थानांतरणशील खेती की जगह हमें क्या करना है, सीढ़ीदार खेती का, और तीव्र ढालों की अपेक्षा मंद ढालों पर कृषि क्रियाएं करना, वनों के कटाव को प्रतिबंधित करना, नए पेड़ पौधे लगाना, यह सब आवश्यक है। इसी तरह से बाढ़ अगर पूछ लिया जाए तो यह एक प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा है जिसमें अत्यधिक मात्रा में पानी एकत्र हो जाता है। तो बाढ़ के कारण क्या प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव जनित भी हो सकते हैं। जैसे बांध वगैरह बनाया, टूट गया, उससे भी बाढ़ आ जाती। और बाढ़ के रोकने के उपाय तो संरचनात्मक उपाय में जैसे आप देख सकते हैं जल निकासी में सुधार, जलाशय, बांध, अन्य जल भंडार, यह सब जो है बनाए जानते हैं। जल निकासी में सुधार यानी सामान्यतः सड़कों, नहरों, रेल पटरियों आदि के निर्माण से जल निकासी प्रणाली अवरुद्ध हो जाती है। यदि जल निकासी प्रणाली के मूल रूप को पुनर्स्थापित कर दिया जाए तो बाढ़ को रोका जा सकता है। तो ये संरचनात्मक उपाय हैं। और गैर संरचनात्मक उपाय के अंतर्गत यानी बाढ़ के मैदानों को जोनों में वर्गीकृत करना, यानी यह बाढ़ से अधिकतम लाभ प्राप्त हेतु बाढ़ के कारण होने वाली क्षति को सीमित करने के लिए बाढ़ के मैदानों में भूमि का उपयोग को नियंत्रित करने हेतु किया जा सकता है। इसी में एक पॉइंट और डाल सकते हैं, फ्लड प्रूफिंग, यह संकट के शमन में सहायता करता है। इस तरह से बाढ़ प्रबंधन योजनाएं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी सरकारी विभागों और एजेंसियों को अपनी स्वयं की बाढ़ प्रबंधन योजनाएं तैयार करनी चाहिए। तो यह सब उपाय हो सकते हैं। तो इस तरह से आज का यह सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।